घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। नहीं थम रही है असम की आग, दूसरे राज्यों में भी अफवाह से मची अफरा तफरी, हिंसा पर सियासत भी हुई तेज। पाकिस्तान में सुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं अल्पसंख्यक, भारत पहुंचे कई हिंदू परिवार, पर चुप है पाकिस्तान सरकार। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आसाम के हिंसा पे हम अपनी ये रिपोर्ट। हिंसा की आग एक बार फिर भड़क उठी है, एक बार फिर जारी है हिंसा का दौर। इस बार बक्सा और कामरूप जिलों में भड़की है हिंसा, बलवाइयों और पुलिस के बीच हुई है झड़प। गुस्साए लोगों ने लकड़ी के पुल और बसों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, 3 गाड़ियों को भी जला दिया गया। प्रभावित इलाका एक बार फिर सेना की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। असम में हिंसा भड़की तो असर देश के दूसरे राज्यों पर भी नजर आया। अफवाहों और हमले की आशंका के बीच नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट और अन्य लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशनों पर ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बेंगलोर में ऐसे हजारों लोग हैं जो या तो अपने गृहनगर लौट चुके हैं या लौटने की तैयारी में हैं। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने उन्हें पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। I request North East students and who they are working in Bangalore. I request don't go to Assam. You stay here. Bangalore is very safe. You are staying last 10 to 15 years in Bangalore. Up to now, no incident happened in the only rumors spreading. इधर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा है कि जो अफवाह फैलाने वाले हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं देश को ही एक विनती करता हूं कि इस तरह की अफवाह मत फैलाइए। सब तरफ शांति है और सरकार ने इमीडिएट इस पर स्टेप्स ले लिए हैं। यदि कोई इस तरह की अफवाह फैलाया जाएगा और वो उसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो उससे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से एक्शन लिया जाएगा। इस बीच पूर्वोत्तर के सांसदों ने पूर्वोत्तर के लोगों पर हमला न करने की अपील की है। नॉर्थ ईस्ट फोरम की ओर से, नॉर्थ ईस्ट एमपीएस की ओर से मैं सबको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है उसका एक समाधान होना चाहिए, उसमें जल्दी से रोक लगाना चाहिए। इधर दिल्ली में बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। अगर इस तरह का वातावरण पूर्वोत्तर के लोगों में देश में चौतरफा फैलता है तो वहाँ की राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का पूरा आश्वासन दे। लेकिन सवाल यही कि इस भरोसे पर विश्वास करे तो कैसे। बहरहाल हमले की अफवाहों से सहमे पूर्वोत्तर के छात्रों ने पलायन शुरू कर दिया है। वहीं रोजगार की तलाश में पहुंचे लोग भी खौफजदा हैं। एक तरफ डरे सहमे लोग तो दूसरी तरफ सियासत, और इन सब के बीच असम की आग केंद्र और राज्य सरकार के लिए चुनौती और चिंता की सबब बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। 20 जुलाई 2012 को ये जो आसाम में हिंसा की शुरुआत हुई, लगभग 1 महीने हो चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है। कई बार ये दावे भी किए जा रहे हैं कि सब कुछ सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन इन सामान्य होते दावों के बीच में स्थिति असामान्य अभी भी है। और जो हिंसा कामरूप में और बक्सा में जो हुआ है, हिंसा हुई, उसमें जो लोग मारे गए हैं, जो लोग बेघर हैं आज, उन्हें कहीं उम्मीद नहीं दिख रहा है। उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि देश के अन्य, खास करके हैदराबाद और बेंगलोर में एक अफवाह फैली जिसके कारण हजारों स्टूडेंट्स और काम करने वाले लोग वहां से भागने लगे। ये अफवाह फैलने की शुरुआत हुई और अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गृह मंत्री कहते हैं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद अगर जिसके खिलाफ सबूत मिले और जांच में पाया गया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सवाल है कितने लोग मर रहे हैं। 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 4.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं और अब तक सिर्फ दावे हैं और वादे हैं। पुष्पेंद्र हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्पेंद्र, आसाम के हिंसा एक तरफ आज जो एक माहौल पूरे उत्तर पूर्व के जो नागरिक हैं, जो देश के अन्य भागों में हैं, जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो जहाँ जहाँ है उनको एक अफवाह में, एक तरफ तो उधर हिंसा है आसाम में, दूसरी तरफ एक अफवाह का बाजार है जिसके कारण लोग भयभीत है, खौफ में है। दिलीप, देखिए 2-3 बातें इसमें बहुत साफ हैं। आप ही के चैनल पे जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आसाम में जो हिंसा हुई
उसके जो भी कारण हैं लोकल हैं, सबको पता है। पहली बात तो इस देश में दो धाराएं चल रही हैं इन पूरे दंगों को लेकर के। राजनीति में भी कुछ लोग इस धारा को चला रहे हैं, कुछ अपनी पार्टी लाइन पे भी इसको चला रहे हैं, और देश के जो एनालिस्ट हैं और जो आसाम को जानते हैं वो कुछ और कह रहे हैं। एक तो बार बार ये बात इस देश में फैलाई जा रही है एक वर्ग द्वारा, खासतौर से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, कि वहाँ जो दंगा हो रहा है, वहाँ जो झगड़ा हो रहा है, वहाँ जो हत्याएं हो रही हैं, वो आसामी मुसलमान और बोडोस के बीच में हो रही है। जबकि बार बार राजनीतिक तौर पर ये बात कही जा रही है कि ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये एथनिक वायलेंस है, और इसमें वो लोग शामिल हैं जो बांग्लादेश से यहां आए थे, वो मुसलमान शामिल हैं। उन मुसलमानों के बारे में एक वर्ग बार बार ये कह रहा है कि इस तरीके का बयान देना कि ये विदेशी हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। वो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि पिछले 40 साल में जो वहाँ इन्फ्लक्स हुआ है, जो वो लोग आए हैं, वो भारतीय मुसलमान नहीं हैं, वो विदेशी हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हाल में जिस तरह से आपको पता होगा कि मुंबई में भी इतनी बड़ा एक गैदरिंग हुई, और सिस्ता सितलवाड़ टाइप के जो लोग हैं उन्होंने भी पब्लिकली कहा, और अब तो अखबारों में बयान आ गया उनका, कि उस पूरी हिंसा में, उस पूरी गैदरिंग के बीच में जो आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही खराब किस्म के जो वॉयलेंस से रिलेटेड जो क्लिपिंग और एसएमएस भेजे जा रहे थे, उसमें आज सिस्ता सिलवाड़ ने कहा है कि उसमें बहुत सारी इस तरीके का प्रचार किया गया कि थाईलैंड में कहीं कोई अत्याचार हो रहा है, उसमें मुसलमान है ही नहीं, उनकी तस्वीरें दिखाई गई, बताया गया कि इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि जो लोग भी इस अफवाह को उड़ा रहे हैं, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, उनके बारे में भारत सरकार का अभी तक कुछ नहीं बयान आया। मुंबई में जो हुआ उसके बारे में नहीं पकड़ा जा रहा कि कौन वो लोग थे जिनके आने से हालात बिगड़े और इस तरीके से चीजें बिगड़ गई। अब ये पूरे देश में फैल रहा है। अब ये समझ नहीं पा रहा, क्या कहते हैं, ना तो देश की आईबी ना लोकल इंटेलिजेंस ये नहीं पता कर पा रही कि हैदराबाद और बंगलोर, आप जानते हैं, 2 आईटी सिटी है, बहुत हाईटेक शहर है, और यहां बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं। आखिर ऐसी क्या अफवाह फैलाई जा रही है? महाराष्ट्र से भी, पुणे से भी लोग वहां से भी, लेकिन अभी जो 2 बहुत शहरों की बात आ रही है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार क्या जानबूझ के हालात को बिगड़ने देना चाहती है, और जब बहुत बिगड़ जाए फिर उसको सही करना चाहती है। तो पहले तो आसाम की हिंसा में जिस तरह से सरकार का रोल रहा, उसके बाद मुंबई के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद चीजें साफ होनी चाहिए, ये है या ये है पता हो। पर भी उस दिन भी ये बात होती रही, क्या कहते हैं कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हालात बिगाड़े जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं, उनको पकड़ नहीं पाया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो अब अगर हैदराबाद और बंगलौर में से ये हो रहा है, तो अगर इसका में कहीं जरा सा स्पार्क होगा दिलीप, ये बहुत बड़ा इशू बनेगा, और इसमें बहुत ज्यादा वो लोग बेचारे मारे जाएंगे जो इनोसेंट है, जिनको पता भी नहीं है। इसलिए सरकार जिस तरीके से सोई हुई है, क्या उसके राजनीतिक कारण है, क्या कोई वोट बैंक का राजनीति का चक्कर है, किस तरीके से वो खामोश है। मुंबई के मामले में भी अभी तक खामोश है, आसाम के मामले में भी खामोश है, कोई पकड़ ही नहीं जा रहा है। किसको पकड़ रहे हैं, किसको सजा दे रहे हैं, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? पूरी तरह से इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। उस पर लोकसभा में भी लोगों के अलग अलग पार्टी लाइन है, बाहर भी अलग अलग पार्टी लाइन है, टेलीविजन अखबार भी सब यही बात कह रहे हैं। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एग्जैक्ट बात क्या है, ये सरकार इसके बारे में कोई बयान क्यों नहीं दे रही। जी, हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप जो स्थिति बनी हुई है, आज भी आसाम में हिंसा हुई, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ देश में एक भय का माहौल खास करके उनके लिए बन रहा है जो उत्तर पूर्व के रहने वाले हैं। ये कौन बना रहा है? देखिए, ताही की और बड़ी तकलीफ की बात है कि देश में इस वक्त एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि हमारे ही देश के एक खित्ते में रहने वाले लोग अगर उस देश के दूसरे हिस्सों में चले जाएं, वर्कर्स हैं आमतौर पर, जो लोग साउथ की दूसरी स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट के लोग रह रहे हैं, कम तादाद में स्टूडेंट्स हैं, वो अगर अपने ही देश में भयभीत हो जाएं दूसरे स्टेट में जाके, तो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात कोई नहीं हो सकती। और जैसा आपने फरमाया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इतना भर कह देना कि ये अफवाह है, ये काफ़ी नहीं है। पुलिस के पास खुफिया तंत्र मौजूद है, हमारे पास तमाम जो है जांच करने वाली एजेंसियां मौजूद हैं, हाईटेक सिटीज़ हैं, एसएमएस जा रहे हैं, सोशल मीडिया है, टेलीफोन्स हैं, फिजिकल इंटिमिडेशन है, व्हाटएवर इट इज। 1 घंटे में मालूम होता है कि एसएमएस कहाँ से जनरेट हुआ, ईमेल कहाँ से जनरेट हुआ। तो अगर उसके बाद भी पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है 24 घंटे गुजर जाने के बाद, जिन्होंने एसएमएस भेजे हैं और जिन्होंने ईमेल भेजा है, और उनको बेनकाब नहीं कर पा रही है, तो हम या तो समझते हैं कि वो खुफिया तंत्र फेल हो चुका है, या सरकार उन लोगों के साथ मिली हुई है जो लोग ये काम कर रहे हैं।
वरना कोई वजह नहीं थी। आज बंबई के हिंसा को 5 दिन गुजर चुके, सारे वीडियोस मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके अलावा 22 लोग हैं जिनका पूरा वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है कि कौन कौन लोग थे। वो लोग वहां, यानी जब ये भीड़ वहां से वापस जा रही थी प्रोग्राम खत्म होने के बाद, तकरीबन 100 के करीब लोग दाखिल हुए उसके अंदर और उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। वो 100 लोग किसी लोकल ट्रेन में, मुख्तलिफ लोकल ट्रेन में बैठ के स्टेशन से पे सवार होते हैं, दूसरे स्टेशन पे उतरते हैं, पैदल जाते हैं उस रैली के स्थल तक और पुलिस को पता नहीं चलता। खुफिया तंत्र का काम किसी प्रोग्राम से पहले ये होता है कि वो जाने कि वहां एक्सपेक्टेड मॉब मोबिलाइजेशन कितना होगा, कितनी बड़ी तादाद होगी होने वाली रैली में और उसमें कोई वायलेंस होगा या नहीं होगा, ये जानकारी रखना खुफिया तंत्र का काम है। अगर जिन्होंने उनकी, चलिए एक तरफ तो खुफिया तंत्र की बात है, जिन लोगों ने विरोध करने के लिए उनका भी कोई दायित्व था? जिन्होंने विरोध करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स का दायित्व है कि वो पीसफुल रखें, ये उनकी पूरी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, लेकिन सारी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। व्यवस्था करना, बंदोबस्त करना पुलिस का काम है, पुलिस के खुफिया तंत्र का काम है। ये टोटली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है कि वो अब तक 5 दिन गुजरने के बाद बता नहीं पा रही है कि कौन लोग हैं, कौन माशूक है इस पर्दा संगारी में जिसको छुपा के रखने की सरकार कोशिश कर रही है। अब पूरे के पूरे देश को इस वक्त विघटनकारी शक्तियों ने यरगमाल बना के रख लिया है। सरकार गूंगे का गुड़ खाए बैठी है, हिंसा आज तक नहीं रुक सकी। सरकार के मंत्री है, कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है मेरे मोइली साहब, क्या कहते हैं उनको हम दिखाते हैं आपको। It's most unfortunate and shocking. It should not have happened. I think I appeal to all the students, not to be parried, because ultimately, they are lived to that. They have been in the many educational institutions. They have been in many working places, very peacefully working for decades. Just because some rumors are being spread or some apprehension is being created by rumor mongers or the mischievous people, I don't think, the land of Karnataka is alien to anyone outside the state. So they can, as they had led the peaceful life, quiet life, and also the life of coexistence with the rest of the people in Karnataka, I think they can very safely live that. It is a very secure place. People are highly cosmopolitan in nature, and it's peaceful, and the communal harmony is highest. There may be some few distortions here and there, but by and large, there is a living place where they can definitely safely live. ये है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की क्या स्थिति है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि उनके र्यूमर मोंगर्स हैं और ये र्यूमर मोंगर्स लगातार अपना काम कर रहे हैं और सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। मैं एक वाकई याद दिलाना चाहता हूँ, र्यूमर मॉन्गरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार हो रहा है सुबह से, र्यूमर मॉन्गर्स हैं, र्यूमर मॉन्गर्स हैं। र्यूमर मॉन्गरिंग इस देश में कुछ लोगों ने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, ये कोई नई चीज नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 बड़े वाकयात र्यूमर मॉन्गरिंग के इस देश में हो चुके हैं, बहुत बड़े, लेकिन उनमें से मैं सिर्फ एक को कोट करता हूं कि हमारे जो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे, उनके जमाने में कि र्यूमर उड़ी कि शंकर दयाल शर्मा जी का निधन हो गया और सुबह से शाम तक चंद घंटों के अंदर इतनी बड़ी र्यूमर थी कि सारे देश और विदेश में वो फैल गई और शाम को शंकर दयाल शर्मा जी को आके टीवी पर ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि मैं अपीयर हुए और कहा कि मैं जिंदा हूं। इतना बड़ा र्यूमर मॉन्गरिंग का टेस्ट हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सरकार इस देश की, उन र्यूमर मॉन्गर्स को अरेस्ट नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि कौन लोग थे जिन्होंने र्यूमर मॉन्गरिंग टेस्ट की, और आज फिर उसी र्यूमर मॉन्गरिंग के जरिए देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार के मंत्री सिर्फ एक इस जुमले को कह के बच नहीं सकते कि र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है और ये ना बताए कि कौन फैला रहा है। जी, अगाथा संगमा उत्तर पूर्व के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा? अगाथा संगमा है, मेघालय से आती हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके, उनके पिता पीएस संगमा की पुत्री भी हैं। I understand the situation has become very disturbing, and thousands of students and thousands of northeastern people who are even working in cities like Bangalore are fleeing and going back to Guwahati. It is something that is, I suppose,
going out of hand, and I would appeal to the people to relax and in a way have confidence in the government, because I believe that the government, the Home Minister himself has given a statement that the situation will be contained and looked at. So also I would appeal to the state governments to ensure that the police is a lot more helpful, and that the police and the administration will ensure that as much as possible special attention is given to the people of Northeast. लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। जी। खाली यहाँ के सेंट्रल होम मिनिस्टर के बयान देने से उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वहां के होम मिनिस्टर ने अब तक इसका नहीं, वहां के होम मिनिस्टर ने आके सवेरे रेलवे स्टेशन पे उन्होंने बयान, उन्होंने कहा आप लोग मत जाइए। फिर उन्होंने जाके नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मत जाइए, ये जितनी भी चीजें हैं आपकी सुरक्षा, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि ये महीना भर से 20 जुलाई को ये हिंसा की शुरुआत हुई, और ये हिंसा एक तरफ बढ़ रही है, आज भी हिंसा हुई है, और दूसरी तरफ अफवाह इनके खिलाफ हो रहा है। एक अफवाह का दौर है, और उसमें सरकार ने, हालांकि गृह मंत्री ने खुद कहा है कि इस पर वो जांच कर रहे हैं, लेकिन ये जब इतने दिन से चल रहा है और पार्लियामेंट में भी इस पर बहस हुई, पार्लियामेंट में बहस के बाद अलग अलग राय रखी गई, उसके बाद भी पार्लियामेंट में बहस के बाद भी वही स्थिति जो है पुष्पेंद्र, बिल्कुल उसमें कहीं कोई तब्दीली अगर कहें तो वो नहीं दिख रहा है। दिलीप, एक चीज को बहुत साफ समझ लेना चाहिए कि गृह मंत्री ने कोई बयान दे दिया, प्रधानमंत्री ने कोई बयान दे दिया और कोई बात कह दी, इस देश के लोग इस सरकार के ऊपर, इस सरकार की कार्यशैली के ऊपर पूरी तरीके से उनका यकीन नहीं है, वो खो चुके हैं। देश के गृह मंत्री हैं, आखिर आप जाएं तो जाएं कहां? ये भी सवाल उठता है कि आप कहां जाएं? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कोई क्रेडिबल नेता बयान दे और उसके कहने का कोई मतलब हो। गृह मंत्री आज की डेट में रबर स्टैंप हो चुके हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। गृह मंत्री को यही नहीं पता कि जहां वो पद में शपथ लेते हैं 2 दिन बाद पुणे में ब्लास्ट हो जाते हैं, आसाम में दंगा हो जाता है, मुंबई के अंदर कोई मामला पता नहीं है। जब पावर मिनिस्टर थे 3 दिन तक देश के अंदर ग्रिड फेल हो गई। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये सब बड़े बड़े नाम, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इनकी क्रेडिबिलिटी होती है कि जब ये सोनिया गांधी खुद गई, किसी के जाने क्या, सोनिया गांधी के जाना क्या है? देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा 15 अगस्त तक हम सब लोगों को घर वापस पहुंचा देंगे। सोनिया गांधी ने 14 अगस्त को कहा कि 15 अगस्त तक वापसी मुमकिन नहीं है, जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सोनिया गांधी किसके साथ गई थी? उन लोगों के साथ जिनके हाथों में हथियार हैं और जिन्होंने ये हिंसा बपा की। बीटीसी के चेयरमैन हंगामा साहब उनके साथ घूम रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी और हंगामा साहब एक साथ उन कैंपों में गए। जिन लोगों के हाथों में गन है, वो अगर कैंपों का दौरा सोनिया गांधी के साथ करेंगे तो क्या वो लोग जो कैंपों में मजबूरी और परेशानी और बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन मुजरिमों के सामने जबान खोल के अपनी बिपता सोनिया गांधी को सुना सकते हैं? यह मुमकिन ही नहीं है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आज सोनिया गांधी बोडो के जो टेररिस्ट रहे हैं, बोडो के, वो टेररिस्ट और भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आसाम के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी, बीजेपी भी और तमाम लोग मिल करके वहां के दंगा हिंसा में करवा रहे हैं, ये बहुत गंभीर। जी हाँ, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। नहीं, लेकिन अगर हंगामा साहब और कांग्रेस की नेता एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे और वही हंगामा के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां सेंटर में खड़े हुए दिखाई देंगे और कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं देगा। बांग्लादेशी के इशू पर भारतीय जनता पार्टी एक ओरल कैंपेन लॉन्च करेगी और कांग्रेस उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं देगी और देश में हिंसा बढ़ती जाएगी और हिंसा को बढ़ाने के लिए अफवाहें फैलाई जाती रहेंगी और मरकज की सरकार और स्टेट की सरकार कोई जवाब नहीं देगी। इसको आप क्या कहेंगे? पुष्पेंद्र, देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ में मैं नहीं समझ पा रहा, क्या कहते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व है और कांग्रेस की शय मिली हुई है और जिस किस्म के लोगों का नाम आप ले रहे हैं और वो वहाँ गए और उसके बाद वो जो कैंपों में लोग हैं वो बता नहीं पा रहे हैं। मैं पहले मैंने कहा, दिलीप, मैं अपनी बात पर लौट के आऊँगा कि लोकसभा में जो बहस हो रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे मुस्लिम एमपीज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो आए हुए लोग हैं ये विदेशी मुसलमान हैं जिनके साथ उनका झगड़ा है। लोगों का कहना यह है कि ये विदेशी मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों की तौहीन है कि जो मुसलमान आप हिंदुस्तानी है आप उसको विदेशी मुसलमान कह रहे हैं। तो पहले तो झगड़े की जड़ पता चले लोगों को कि आधी लोकसभा कुछ कह रही है, आधी लोकसभा कुछ कह रही है, मीडिया कुछ कह रहा है कि ये आसाम का जो झगड़ा है ये
बांग्लादेश से आए मुसलमानों और लोकल बोडोज के बीच में है, जो बहुत सारे मुस्लिम एमपी हैं जिसमें असदुल्ला साहब भी शामिल हैं और भी लोग क्या ये वाकई बोडो और मुसलमानों के बीच तो की लड़ाई वही मैं कह रहा हूं ना कि उसको कैसे समझाया जाए। तस्लीम रहमानी साहब से पहली बार बीजेपी कह रही है ये कम्युनल मामला नहीं है, लेकिन अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे मुसलमान कह रहे हैं कि साहब ये कम्युनल मामला है। तो पहले तो इशू समझ में नहीं आ रहा है, और इशू के साथ साथ जिन लोगों को ये आसानी लगती है कि बीजेपी और कांग्रेस को एक खटगरे में खड़ा करें आसाम में, और जब सेकुलरिज्म की बात उत्तर प्रदेश से चलते हुए महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में आ जाए तो बीजेपी अलग हो जाती है कांग्रेस। तो ये जो जिस तरीके से इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, इसलिए सही बातों पहुंच कहा भी नहीं जा रहा। देखिए इशू तो पॉलिटिकल है, मैंने हमेशा इसको कहा कि ये पॉलिटिकल इशू है और इसको पॉलिटिक्स करने के लिए हाईलाइट किया जा रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, आज मैं आपसे कह रहा हूं कौन पॉलिटिक्स 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन का एक मेजर इशू असम होने जा रहा है। मैं आज आपसे कह रहा हूं 2014 का इलेक्शन इशू होने जा रहा है असम। इतना जबरदस्त पॉलिटिसाइजेशन उसका किया जा रहा है। जहां तक इशू का ताल्लुक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ है, जो कांग्रेस और बीजेपी कहीं भी किसी भी सूरत में किसी भी हाल में ना बीजेपी और ना कांग्रेस एक साथ किसी भी मुद्दे पे, शायद आपको मैं लोकसभा की स्पीच कोट करना चाहता हूं जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की। एडजर्नमेंट मोशन उन्होंने पेश किया था और उन्होंने उसको पेश करते वक्त जो तकरीर की, मैं समझता हूं आडवाणी जी बहुत काबिल एहतराम लीडर हैं। नजरियाती तौर पर चाहे जितना इख्तलाफ हो, बुजुर्ग हैं इस देश के, हमारे भी बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम करते हैं। लेकिन जो तकरीर उस दिन उन्होंने की उससे तो शर्म आती है उसको सुन के। पहले उन्होंने ये कहा कि जो आंसू का जो मूवमेंट है उनकी जिंदगी का सबसे कामयाब मूवमेंट है। उन्होंने जितने मूवमेंट आज तक देखे हैं उनमें बेहतरीन मूवमेंट अगर उनको कोई लगा तो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का मूवमेंट था जो आडवाणी जी ने कहा। अब मुझे हैरत हुई कि ये मोस्ट वायलेंट मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट था जो 80 की दहाई में आंसू ने शुरू किया था। उन्होंने रेलवे लाइनें फूकी थी, उड़ा दी थी, उन्होंने हमारी तेल की पाइपलाइनें उड़ा दी थी, रोजाना बम ब्लास्ट करते थे, असमियों का जीना दूभर कर दिया था। और 1980 एंड 1984 कंसेक्यूटिवली 2 लोकसभा के इलेक्शन गन के जोर पर उन्होंने होने नहीं दिए, वहां पूरे देश को याद होगा। और उस वायलेंट मूवमेंट को अगर आडवाणी जी जैसा बड़ा लीडर यह कह रहा है कि उनकी जिंदगी का देखा हुआ बेहतरीन मूवमेंट था, तो मुझे शुभा पैदा होता है कि आडवाणी जी जैसा बड़ा लीडर जिसे देशभक्त होना चाहिए था, वो विघटनकारी शक्तियों को ये मैसेज भेज रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि इस वायलेंस को पूरे देश में आम किया जाना चाहिए, अप्रूव कर रहा है वायलेंस को, जिससे शर्म आती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि यह पूरे राष्ट्र का मुद्दा बनेगा, यह सिर्फ असम का मुद्दा नहीं है, यह पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, सारे देश में कौन सा मुद्दा असम के मुद्दे को, असम के किस मुद्दे? उन्होंने असम के वो तो उसको बांग्लादेशी का मुद्दा मानते हैं ना। कहा कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने बांग्लादेश असम के संदर्भ में कहा ना जी, संदर्भ तो असम है। उन्होंने उस मुद्दे को कहा सारे देश का मुद्दा बनेगा, और सारे देश का मुद्दा ऐसे बन रहा है जैसे आपको पिछले 3-4 दिन से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से बन रहा है। लेकिन इसमें एक चीज लगती है बहुत साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी की नियत पे शक पूरा हो सकता है, और आपकी बात आडवाणी जी को जो कही वो पूरी सही भी हो सकती है। बट मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की सूबे में हुकूमत, मरकज में हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, सब कुछ उनके पास है। कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों बनाए रखना चाहती है? क्या कांग्रेस को आसाम में उनकी सरकार दोबारा भी जीती, आसाम में बीजेपी की कभी सरकार नहीं रही। मैं कह रहा हूं कि अगर 2014 का ये मुद्दा बनाना भी चाहते हैं तो आडवाणी जी का तो कुछ हद तक समझ में आता है, उनका वोट बैंक वही है, वो उसी को एड्रेस भी कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, वो एक अलग दीगर बात, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को पिछले 20 जुलाई से लेकर आज तक इसको सही क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं एक्सपोज कर रही उन लोगों को, वो मैं जानना चाहता हूं। मैं अर्ज करता हूं, तरुण गोगोई साहब आसाम में चीफ मिनिस्टर हैं पिछले 12 साल से। असम में पॉलिटिकल फोर्स कौन था? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी कभी पॉलिटिकल फोर्स बन नहीं सकी, अब कोशिश कर रही है इस इशू को लेके फोर्स बनने की। असम कांग्रेस के बाद आंसू के मूवमेंट के बाद के साथ जो एजीपी बना वो एक दूसरी पॉलिटिकल फोर्स बन के सामने आया। उसके बाद एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स बोडोज बन गए। आज बोडो नेशनल फ्रंट के 8 एमएलए 10 एमएलए वहां पर मौजूद हैं, 2 एमपी यहां मौजूद हैं सेंटर में। और फिर उसके बाद चौथी फोर्स जो सामने आया वो आया एयूडीएफ, ऑल असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो असम ही सबको कांग्रेस ने शेयर किया है ना, तो कांग्रेस का जो जनाधार है वो तकसीम होता चला जा रहा है लोकल फोर्सेस के दरमियान। कांग्रेस को बहुत बड़ी तकलीफ है उस जनाधार को बचाने की।
ये जो उनका पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं सीधा सीधा। मैंने कहा, मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल नहीं, वोट बैंक का इशू है। वोट बैंक का इशू वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक सियासत भी बहुत सारे से जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो सारा का सारा खिसक गया। अब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करके 71 सीट उन्होंने असम में जीती कांग्रेसियों ने। लेकिन देखिए गोगोई का हम वो बयान भी ध्यान रखें कि वो जो वहां मौलाना है बहुत एक्टिव हैं, अजमल शायद उनका नाम है, बदरुद्दीन अजमल, उनके ऊपर ही आरोप लगाया है उन्होंने कि साहब ये जो है पूरी मेरी सत्ता को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ अभी मुझे आप उसको लार्जर इशू में कह लें, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का अपना इंटरनल प्रॉब्लम है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है, तो उसको वो कम्युनलाइज कर रही है सिचुएशन को, उससे फायदा लेना चाहती है। मैं कह रहा हूं इस सब के बावजूद पहली जिम्मेदारी जो मरकज और सूबे की हुकूमत है उसकी है, अगर वो ईमानदार है। मैं कह रहा हूं कि उस सिचुएशन से देखिए, पॉलिटिक्स में कोई ये नहीं कहा जा सकता कि आप हमसे इस सिचुएशन का फायदा ना उठाएं। जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो फायदा उठाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन को बिगाड़ने में कांग्रेस, मरकज और सूबे की हुकूमत इतने हालात क्यों बिगाड़ रही है जिससे लोग फायदा उठाएं? यहां तक पहुंचाने का काम ही कांग्रेस ने किया है। मैं वही बात कह रहा हूं। तो पहली जिम्मेदारी या पहली कातिल या पहले खून से रंगे हाथ कांग्रेस के हैं, इससे इंकार ही नहीं है। यूपीए के घटक दल क्या कर रहे हैं फिर? जो घटक दल यूपीए का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपीए के जितने घटक दल हैं वो सारे के सारे तकरीबन खामोश बैठे हैं। उनमें से किसी ने अब तक जो है असम के इशू पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। और उससे ज्यादा बड़ी तकलीफ की बात है कि इन घटक दलों में से कोई एक भी घटक दल आज तक असम के दौरे पे गया नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के सिवा कोई नहीं पॉलिटिकल पार्टी असम के दौरे पे अभी तक नहीं गई। शरद ये यादव तकलीफ की बात है। शरद यादव और लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं, आपको हम दिखाते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा मुकुट है और वहां के लोग भले सज्जन बाहर आके बसे हुए, कभी किसी तरह की दिक्कत किसी को उन्होंने नहीं दी है। तो इसलिए मैं सरकार से भी और सरकार मतलब दोनों सरकार से भी कि ये अफवाह फैलाना है, एसएमएस वाले ये वाले, इनको भी कोई वो रोक लगाने का काम करे। और मुश्किल लगता है उस पर रोक लगना, लेकिन सरकार का काम है कि अफवाहों से देश कभी किसी बुरी हालत में नहीं आना चाहिए। ये हमारा मुल्क एक है, अटूट है, अटूट रहेगा। ये जो डिजाइन है, जो हेटेड और कम्युनलाइज करके पॉलिटिकल लाभ उठाने का, इसको देश की जनता और हम लोग सफल नहीं होने देंगे। नॉर्थ ईस्ट हमारा है, सब हमारा है, और कहीं भी किसी भी इंसान को, नौजवानों को पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग को मालूम हुआ है कि बंगलोर से 3 ट्रेन लगा के और कहा गया है कि जिसको नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जाना है सुरक्षित पहुंचाने का, अगर ऐसी बात हुई है तो ये बहुत ख़तरनाक डिजाइन है। ये संघ परिवार आमदा है, बीजेपी मखौटा है, ये सब आमदा है कि देश में कैसे कम्युनल हेट्रेड पैदा करके और हेट्रेड पैदा करके इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। भारत सरकार को सुना है, होम मिनिस्टर साहब और रेल राज्य मंत्री ने कहा कि हम आरपीएफ के साथ हम वहाँ के लोग जाना चाहते हैं, सुरक्षित पहुँचाएंगे। और 3 ट्रेन शायद वो लोग निकाले भी वहाँ से। ये बहुत गंदी हरकत है, इसको चलने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। हाँ, ये मैं मानता हूँ, हमारी पूरी आशंका इस बात में कि कम्युनल हेट्रेड पैदा करके जो ये बिल्कुल बिखरी हुई जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो इकट्ठा होना चाहता है गद्दी के लिए, और ये पार्लियामेंट में आने के लिए ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। और कहीं भी किसी भी नौजवान को, चाहे हमारे माइनॉरिटी को हो, नॉर्थ ईस्ट को हो, हिंदू नौजवान हो, कहीं इन लोगों के झांसा में आने की ज़रूरत नहीं है। एकदम एक दूसरा भाईचारा सद्भावना बना कर रहने की ज़रूरत नहीं है। लालू जी भूल गए कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि लालू जी का बयान जो है ये किससे क्या कह रहे हैं।
उनको लगता है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो ये बड़ा आसान है कहना कि आरएसएस और बीजेपी, इनके पास ये दो रट्टू तोते की तरह ये हमेशा कहते हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि हैदराबाद से जो लोग जा रहे हैं वहां किसका हाथ है। लेकिन इस पूरी बात में जिसको कहते हैं छुपी हुई मक्कारी, और आप जिसको सेकुलरिज्म के लबादे में बार बार आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि आप क्यों नहीं बोल रहे कि वहां असल बात क्या है। सिर्फ आपको लगता है कि बीजेपी को गाली देने से, बीजेपी को बुरा करने से कांग्रेस पे पर्दा डालेंगे। कम से कम रहमानी साहब जो बात कह रहे हैं उसमें एक बात तो साफ है कि पहली जिम्मेदार, पहली खूनी कांग्रेस है। उसके बाद फायदा कोई उठाए वो अलग दूसरी बात हो सकती है, लेकिन जो घटक दल के नाम पे उनके साथ हैं वो दौरानी करेंगे। जो आउटस्पोकन है, खासतौर से सेकुलरिज्म के अलम बरदार हैं, खासतौर से लालू और पासवान टाइप के लोग जो कांग्रेस से मुलायम सिंह जी, लालू जी तो अब तक गए नहीं। नहीं, वो क्यों नहीं गए? कोई रहमानी साहब, मेरा कहना है कि सवाल मेरा यह है कि ये घटक दल कांग्रेस के, यूपीए के, इनकी सेकुलरिज्म के क्रेडेंशियल दांव पे है। इनको 4 लाख लोगों का विस्थापन हो गया, बहुत बड़ा वाकया है, मेरा और कोई गया नहीं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के घटक दल गए नहीं, और सरकार 20 दिन से वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां केंद्र में कांग्रेस लेड यूपीए सरकार है। और ये सवाल जो है एक बड़ा सा, आप जब कई लोगों ने कहा कि जब गुजरात में दंगा हुए तो उस पर मीडिया का लगातार कवरेज है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट हमेशा भारत से कटा रहा है। वहां पे जाते जाते बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पहुंचना ही उन्हें मुश्किल हो जाता है, मीडिया के लोग भी, और वहां से खबरें भी बहुत तेजी से नहीं आ पाता है। बड़ी बदकिस्मती है, उसको नजरअंदाज किया गया है नॉर्थ ईस्ट को, ये मानना चाहिए। नहीं, इसके बारे में तो है कि नॉर्थ ईस्ट को नेग्लेक्ट किया गया, और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा सरकारों ने भी, सरकार ने भी, मीडिया ने भी, सब। मेरा जो छोटा सा सवाल है, मैं कह रहा हूं रहमानी साहब के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, इसके बारे में कोई डेफिनेशन नई बदल नहीं रही है। मैं समझता हूं कि आसाम के दंगों ने कांग्रेस के 50 साल सेकुलरिज्म के लबादे और मुलम्मे जितने चढ़े हुए हैं उसको बेनकाब किया। उसके साथ में जो लोग बार बार कांग्रेस के साथ में आते हैं वो ये कहते हुए आते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए हम यूपीए में जा रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतें चाहे महाराष्ट्र, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, बखुद मैं कम्युनलिज्म, हम कांग्रेस को कम्युनल मानते हैं। मैंने वही कहा कि ये पहला मौका है कि आसाम के दंगों से यह साबित होता है कि जो यूपीए के घटक दल हैं वो भी कहीं छुपी हुई कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और क्योंकि सत्ता का सुख भोगना है, इसलिए सांप्रदायिक ताकतों और आरएसएस और बीजेपी का बात कह करके आप खड़े हो जाते हैं। अगर आप हैं तो पासवान साहब, लालू साहब, एनसीपी, टीएमसी, ये क्यों नहीं जाते, एक दल बना के भेजें और कहें कि कौन इनकी बातचीत से बू ये आ रही है कि सिर्फ बीजेपी वहां दंगा करे। मैं ये कहना चाहता हूं, हमने ये प्रोग्राम बनाया है, ये खुद तो बोले नहीं है। हमारा प्रोग्राम ये है कि हमारे यहाँ 20 तारीख को ईद है और उसके फौरन बाद 24 तारीख को हम इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को बुलाना चाहते हैं असम की समस्या पे बात करने के लिए और अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। जो आता है देखेंगे, जो नहीं आएगा उसको भी देखेंगे। लेकिन हमारा मानना यह है कि देश में कम्युनल फोर्सेस में से एक कांग्रेस भी है। हम फाशिज्म को, कौन सा कम्युनलिज्म को आप ये अलग मुझे करते बताते हैं। आप मुझे दो चीज बताएं। फाशिज्म को अलग करते हैं, कम्युनलिज्म को अलग करते हैं। कम्युनलिज्म और फासिज्म, फिर तो जो एक दायित्व कम्युनिटी लीडरशिप का भी होता है। एक दायित्व कम्युनिटी लीडरशिप का भी होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप असफल होता है तो कम्युनिटी लीडरशिप का दूसरा वो कहां है? हमने आज ही जैसे बेंगलोर में जो वाकया हुआ है, लोग बयान दे रहे हैं, खाली इन लोगों का काम बयान देने के सिवा कुछ नहीं है, चाहे सरकार के लोग हों चाहे यूपीए के घटक दल हों। एक्चुअल काम यह है कि हमने आज कम्युनिटी लीडर्स को इकट्ठा करके आज दोपहर को बेंगलोर में, और उनको हमने वहां भेजा है मोहल्लों में, जिन मोहल्लों में हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई रहते हैं, और उनके डेलीगेशंस को इकट्ठा करके, उनके मजमों को इकट्ठा करके उन्हें आश्वस्त किया है कि हम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, प्रैक्टिकली अपने घरों में रख के उनको पनाह देंगे अगर किसी ने उनकी तरफ उंगली उठा के देखा। यह कम्युनिटी इनिशिएटिव है जो हमने लिया है, और कल प्रेस में वो लोग प्रेस में भी बात करेंगे। जो कम्युनिटी खड़ा होती है कि ये कम्युनल फोर्स है, ये सेकुलर फोर्स है, आज वो कम्युनल और सेकुलर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी कम्युनल है, बीजेपी भी कम्युनल है, लेकिन जब बात आती है बीजेपी और कांग्रेस में तो कहते हैं नहीं, बीजेपी कम्युनल है और वो फासिस्ट है। ये देखिए, मैं ये बदलते हुए नहीं बदलते, ये बदलाव क्यों आता है? मसला ये है कि इस देश में हमको डेमोक्रेटिकली बिहेव करना है, डेमोक्रेटिक ऑप्शंस की हमें तलाश है।
मसला यह है कि हमको डेमोक्रेटिक ऑप्शंस में जो सेकुलर ऑप्शंस की जरूरत है वो बहुत मुख्तसर सी इस देश में दिखाई दे रही है। ये अनफॉर्चुनेट एक प्रॉब्लम है, हम ये बदकिस्मती है इस देश की कि जो फोर्सेस भी हैं हमारे ताल्लुक से कम कम न लाएं। तीन बातें हैं आसाम में। आपको क्या लगता है इतने दिन के बाद अगर हिंसा पे काबू नहीं किया गया है तो इसके पीछे आप एक कारण अगर बताएं, सबसे महत्वपूर्ण। पहला स्टेटमेंट तरुण गोगोई जी का, उनका स्टेटमेंट यह था कि दिस वायलेंस इज ड्यू टू द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और नो ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंज ऑफ द स्टेट विच नो, ये उनका कहना है। अच्छा, नो, दिस डज नॉट हैपन। नो, ये उन्होंने कहा और उनके कहने के बाद आप अगर 20 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच के आप डिबेट देखें, डिबेट मुख्तलिफ है, लेकिन 23 जुलाई को इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को टेकअप किया, बांग्लादेशी के इशू के नाम से, इससे पहले नहीं किया है। आप देख लीजिए उठा के क्या ये डेमोग्राफिक वहां चेंज जो तरुण हुआ है, गोगोई जैसे सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के मुंह में डाली है। ये हमने कहा और मैंने ये बात तरुण गोगोई जी से सामने से कही कि जबान तो आपने मुंह में डाली है उनके, और वो कहते हैं कि मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया। और आप अपने ग्राफिक्स उठा के देख लीजिए, स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको। वो ये कहते हैं कि हमने कहा 5000 AK-47 राइफल्स हैं जिन बोडोस के पास खाने को रोटी, और बोडोस क्या, नॉर्थ ईस्ट के हाल तो हमने तबाह करके रखा है। जिनके पास कई सारे ऐसे सभी गरीब हैं, सारे ग्रुप है और बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं वहां पे। नहीं, वो इंसर्जेंसी अपनी जगह, मैं कहता हूं कि वहां सब गरीब लोग हैं, बेपढ़े लिखे हैं, कोई फैसिलिटी उनके पास नहीं है। तो जिन लोगों के पास खाने को 2 मुट्ठी चावल नहीं है, उन लोगों के पास AK-47 कहां से पहुंची, और अगर पहुंची तो सरकार की जिम्मेदारी। सरकार, तरुण जी ने कहा कि हां उन लोगों के पास इलीगल आर्म्स हैं, हमने कहा उनको वापस करवाइए। कह रहे हैं कैसे वापस करवाएं, देश में किसके पास इलीगल आर्म्स नहीं है? क्या कश्मीरियों के पास इलीगल आर्म्स नहीं है? यह सेकुलरिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टर का इंतहाई बदकिस्मत स्टेटमेंट है कि जब हम उनसे कहें कि आप बोडोस के हाथ से गैर कानूनी हथियार छीनिए, तो चीफ मिनिस्टर ये कहे कि क्यों, क्या कश्मीरियों के पास नहीं है? लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं जो मुझे रहमानी साहब की बात पे वो हो रहा है कि बात तो रहमानी साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन रहमानी साहब अपनी बात को कहते कहते वहां तक आते हैं कि कांग्रेस को उस हद तक तो कम्युनल मानते हैं कि इस देश में 3000 दंगों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 3000 नहीं साहब, 30,000। मैं आपकी बात माने, मैं तो जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है मैं उस पर चलो बात कर रहा हूं सरकार, बट मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान लीडरशिप की प्रॉब्लम ये है कि वो बीजेपी को गाली तो देना चाहता है, और जब कांग्रेस की बात आती है तो वो ये कहता है कि ये बीजेपी से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है। ये कहता तो है, लेकिन जब हाथ मिलाने की बात आती है तो कहता नहीं बीजेपी फासिस्ट है। अभी एक नया वर्ड आया है फासिस्ट, जो पिछले कई साल से चल रहा है, और इस वजह से कि हम फासिस्ट को रोकना चाहते हैं तो हम कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं, कम्युनिस्ट हाथ मिला। अब ये एक अजीब किस्म की बात है कि मेरी बात है कि मुसलमान इस देश का कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहता है क्योंकि उसे बीजेपी को पस्त करना है। जब बीजेपी बाहर आने लगती है तो कहते हैं ये फासिस्ट है, इसके लिए मैं कांग्रेस के साथ खड़ा होना है। तो ये तय कर ले, क्या कहते हैं, ये हो जाए। मैं कह रहा हूं कि ये पहला ऐसा मुद्दा है, मुझे ये पहला ऐसा मुद्दा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे बताइए कि बहैसियत कम्युनिटी हम तो सेकुलरिज्म के लिए जी रहे हैं और उसके लिए मर भी रहे हैं। रोजाना सेकुलरिज्म के खातिर हमारे ऊपर तलवार पड़ती है और हम उसे झेलते हैं। जितने कम्युनल राइट सब हुए, हमने सेकुलरिज्म पर आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक बात कहना चाहता हूं, मुझे पार्लियामेंट में पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या है? पार्लियामेंट में मुझे एक पॉलिटिकल ऑप्शन बताइए, एक सांसद है, पॉलिटिकल ऑप्शन है। रहमानी साहब, मैंने आपकी बात, मैं एक चीज बताता हूं, पार्लियामेंट में एक सांसद ने उस दिन बहस में कहा कि मुसलमान युवाओं को जो है अब एक तरह से उनको रेडिकल हो जाए, इसका क्या मतलब? नहीं, मैं उसको मानता नहीं हूं, वो मैं उस बात नहीं, उनका बयान ये गलत बयान है कि दो गलत बयानी से आप रेडिकल। आज तक मुसलमान, अरे भाई मैं अर्ज कर रहा हूं, सच्चर कमेटी कह रही है कि साहब वो दलितों से भी बदतर हो गए। जितने डिस्क्रिमिनेशन की लंबी दास्तान मैं आपको यहां सुना सकता हूं, बहुत कुछ है, लेकिन इस सारे डिस्क्रिमिनेशन और जुल्म के बावजूद हिंदुस्तान का मुसलमान वो मासूम मुसलमान है, मैं कहता हूं, जिसने आज तक हथियार उठाए नहीं। रेडिकलाइजेशन कहां से होता है? लेकिन उन मासूम मुसलमानों को लीड कौन कर रहे हैं? कोई लीड नहीं कर रहा एज सच, कोई लीडर। मैं इस बात का एतराफ कर रहा हूं, शर्मिंदगी के साथ एतराफ कर रहा हूं कि मुसलमानों के पास अपनी कोई लीडरशिप है नहीं। जो लीड कर रहे हैं वो फिर उसको कहां लीड कर रहे हैं? कहीं कोई लीड ही नहीं कर रहा है। कम्युनिटी का कोई एज सच कंबाइंड इनिशिएटिव है कहां?
कोई विपदा आके पड़ती है, असम में विपदा आके पड़ी है, अब सब जा रहे हैं, रिलीफ का काम कर रहे हैं। मैंने अभी एक रिलीफ कमेटी की एक मीटिंग में कहा कि ये क्या मुसीबत है कि जो लोग वही सरकार मारे, सरकार पिटवाए, सरकार कत्ल करे और उसके बाद रिलीफ लेके हम जाएं, सरकार क्यों ना दे रिलीफ? तो यही सवाल है कि सरकार से, जो सरकारें हैं वहां पे, उस सरकारों पे कोई वो सरकारें जो हैं चूंकि कथित सेकुलरिस्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा अभिमान नहीं करना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है ये हिंसा जारी है, लोग बेघर हैं और कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा है उनके सामने कि उनको कोई उम्मीद की एक उनको सजा दी जा रही है। भाई साहब, सेकुलरिस्ट होने की सजा दी जा रही है असम के मुसलमानों को और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जहां जहां होता है उनको सेकुलरिज्म की सजा दी जाती है। एंड दैट द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्रॉम द कांग्रेस। लेकिन मैं कह रहा हूं रहमानी भाई, मेरी बात कोई कह रहे हैं, मैं बार बार रहमानी साहब से एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं। रहमानी भाई 60 साल जख्म और चोट खाने के बाद, अपने जवानों को मरवाने के बाद, लोगों की इज्जत उतरवाने के बाद, क्या ये बात, मैं एक सेकंड कह रहा हूं, देखिए ऑप्शन कभी पॉलिटिक्स में 100% नहीं होता है। मैं एक 40% मेरी बात सुन रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उस पार्टी में नंबर 2 इसलिए हैं कि देश के मुसलमानों के लीडर हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कितने बड़े मुसलमान लीडर हैं और किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं। बीएसपी के अंदर भी एक मुसलमान रखा गया कि साहब ये मुसलमानों के लीडर हैं। तो ये जो लीडरशिप जिसे कहते हैं कि क्रिएटेड लीडरशिप बनाई जाती है और उस पर कम्युनिटी को जोड़ दिया जाता है, मेरी छोटी सी दरखास्त है, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूं ना मेरी कोई पॉलिटिकल लीनिंग है, बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमान 64 साल तक हाथ मिला के लिहाफ के अंदर, कवर के अंदर सेकुलरिज्म चला रहे हैं और मर रहे हैं और 30,000 दंगे उस सेकुलर सरकार के अंदर होते हैं जो ये कहती है क्या कहते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहेंगे। मैं कहता हूं अगर उसके बरखिलाफ मुसलमानों के खिलाफ ये कहा जाता है कि यस मुसलमान गद्दार है, मुसलमान खराब है, मुसलमान चोर है, तो आपको खुले चोर से ज्यादा दोस्ती करने के, आप छुपे हुए दोस्त के साथ क्यों दोस्ती कर रहे हैं? बदरुद्दीन अजमल ने आसाम में एक तजुर्बा किया, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब अगर ये पार्टी बदरुद्दीन अजमल ने बनाई है तो ये कम्युनल हो जाएगी, भले ही उसमें जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लोग जो कम से कम 10 या 12 नॉन मुस्लिम हैं, ट्राइबल्स हैं, भले ही उसके जो जीते हुए एमएलएज हैं उसमें से 2 नॉन मुस्लिम हैं, इसके बावजूद बदरुद्दीन अजमल अगर एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा तो वो कम्युनल हो जाएगा। हम जब कभी ये पॉलिटिकल कोई सेकुलर पॉलिटिकल ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आज वो तमाम सेकुलर एक्टिविस्ट, तो हमारे पास मैं आज ये पूछ रहा हूं वो सेकुलर एक्टिविस्ट कहां हैं, कम्युनिटी के भी सेकुलर एक्टिविस्ट कहां हैं, जो लगातार ये कहते थे कि किसी भी देश में कि भाई गुजरात को लेके जो इतना एग्रेसिव थे, आज असम को लेके वो उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? मैं यही बात तो कह रहा हूं ना कि ये रहमानी साहब, देखिए हमको तो आइसोलेट करके खड़ा कर दिया। राजधर्म कहां है? राजधर्म किधर है? मैं अगर खाली एक मुसलमान, मनमोहन सिंह का राजधर्म कहां पे है? शिंदे साहब का राजधर्म कहां पे है? गोगोई साहब का राजधर्म कहां पे है? नेशनल कलंक है, तो मैं कहता हूं कि कलंकित किसने किया है? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं रहमानी साहब ने कलंकित किसने किया? रहमानी साहब ने तो उससे बड़ी बात कही है। मैं कह रहा हूं, मैं ये कंपैरिजन भी नहीं कर रहा कि ये दंगा मोदी के दंगों के बराबर है, बट मैं कह रहा हूं कि आज देश में ये इतने लगातार महीने भर से चल रहा है और क्या हो क्या रहा है? आज 4.5 लाख लोग शिविर में जी रहे हैं, रिलीफ कैंप अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। उसमें से चाहे आप कह सकते हैं कि X% लोग हो सकते हैं, कि मुसलमान हो सकते हैं और बांग्लादेश से भी आ सकते हैं, चलिए, लेकिन बाकी लोग क्या तमाम लोग वही है? मैं दिलीप यही बात कह रहा हूं कि तमाम सारे लोग जो इस बात को बार बार कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि मोदी ने ये किया और कुछ आसाम में हुआ, मैं कह रहा हूं कि आसाम के अंदर जो बात रहमानी साहब ने आज बड़ी कही है, वो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम मोदी ने जो किया उसमें आरएसएस से निकला हुआ देश का बना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैं कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन उस दबाव में आने के बावजूद भी सत्ता में रहते हुए अपने मंच से, अपने पद से उन्होंने कहा कि मोदी राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और आज भी तक मोदी के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं इसी देश के अंदर। लेकिन कांग्रेस की शीर्ष पर बैठी सोनिया गांधी, इस देश के प्रधानमंत्री जो आसाम से राज्यसभा का चुनाव जीत के आते हैं, उनका मुख्यमंत्री, सब मिलकर जिस किस्म से मुसलमानों के खिलाफ एक जेनोसाइड चला रहे हैं, चाहे वोट बैंक के लिए चला रहे हो, चाहे 2014 का इलेक्शन लड़ाने के लिए चला रहे हो, लेकिन कोई मुस्लिम नेता कांग्रेस की बड़ी दबी जबान में मजम्मत करना चाहता है और मोदी की जब मजम्मत होती है, जब अटल की मजम्मत होती है तो बहुत बड़ी होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मैंने कांग्रेस को सेकुलर नहीं माना, और मैं एक जुमला कह देना चाहता हूं, बड़ा सख्त जुमला है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं साबित भी कर दूंगा।
आरएसएस की जननी इस देश में कांग्रेस है। मैं सारी बात तो आपकी मान रहा हूं, मैं तो खुद ही की बात कह रहा हूं। आरएसएस की जननी इस देश में कांग्रेस है। इस देश की मुस्लिम लीडरशिप कहां है? हमने कांग्रेस के हाथों से इख्तियार छीना है। उत्तर प्रदेश में आज तक कांग्रेस को इख्तियार के करीब जाने नहीं दिया। लेकिन जो हो रहा है उत्तर प्रदेश के भी, जो समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े सेकुलर राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं, वो भी केंद्र में समर्थन दे रही है। आज तक अब तक ये नहीं कह पाया। क्या बयान है? नहीं, आज एक अलग इशू है। अलग इशू क्यों है? एक ऐसी सरकार जो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की ही बात कर रहा हूं, ऐसी सरकार जो सरकार आप कहते हैं कि कम्युनल है, पार्टी कम्युनल है, कांग्रेस पार्टी आप कहते हैं कम्युनल पार्टी। नहीं दिलीप भाई, मैं कह रहा हूं कि रहमानी साहब का चार्ज ज्यादा सीरियस है। आसाम में सोनिया गांधी के साथ जो लोग गए दौरे पे, उनके बारे में आप बता चुके, मनमोहन सिंह का रोल बता चुके, गगोई का रोल बता चुके, जिस किस्म की जबान गगोई ने बोल के बीजेपी के मुंह में डाली वो बता चुके। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति करने वाले मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के लोग इस मामले पे कांग्रेस का गलेवान पकड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है? कहा कि हम उनको बुला रहे बताएं। नहीं, मैं मुलायम सिंह को हर चीज में बोलते हैं। बहुत सा दीजिए सामने, इश्यूज को सामने आने दीजिए। लेकिन देखिए, रामानी साहब कोई लीडरशिप हो या ना हो, रामानी साहब, लेकिन झुका देना तो जानते हैं। वो तो हमें मालूम है, झुकाएंगे। लेकिन मुलायम सिंह के सवाल झुकाने का नहीं है, क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए। रामानी सवाल आप झुका दें, सवाल वो झुक जाएं, सवाल वो आके मरहम लगाएं, लेकिन जो हो रहा है उसको रोकेगा कौन? और ये 1 महीना से हो रहा है लगभग। मुझे नहीं मालूम कौन रोकेगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने कहा कि जो लोग गुजरात के दरमियान में जो सेकुलरिस्ट खेमा खड़ा हुआ था आपके सामने, आज वो भी नहीं है। आज है कहां वो? आज वी आर फीलिंग लेट डाउन। हमको लग रहा है कि इस देश के सेकुलरिस्ट लोगों ने भी और इस देश के सत्ताधारियों ने भी हमको अकेला छोड़ दिया है। और ये फीलिंग जो आज मैं कम्युनिटी की बता रहा हूं, ये फीलिंग रेडिकलाइजेशन की तरफ तो हमको कभी लेके ना गई है ना लेके जाएगी, लेकिन ये फीलिंग एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बनाने पर हमको मजबूर जरूर कर सकती है। और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये हो इसीलिए रहा है कि ये कोशिश आसाम से हमने शुरू की है कि एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, एक ट्रू सेकुलरिस्ट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा हो। ये कोशिश हमने शुरू की है और उस कोशिश को नाकाम करने के लिए ये राजनीतिक, अब बांग्लादेशी का इशू हवा में लटका के कांग्रेस ने उसी तरह रखा जिस तरह बाबरी मस्जिद के इशू को हवा में लटका के इंदिरा गांधी ने 50 साल रखा, उसी तरीके से। वरना 1985 में जब राजीव गांधी जी ने अकॉर्ड कर लिया था और उस अकॉर्ड को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मान लिया था, मुसलमानों ने भी मान लिया था, असम की तमाम जो रिलेटेड पार्टीज थी उन्होंने मान लिया, फिर उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? फिर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? बहुत गंभीर सवाल है। इस बीच में अफवाह, इसलिए सिर्फ लटका के रखे रहना चाहते थे। पुष्पेंद्र, इसी मौके के लिए जो स्थिति बन रही है, जो आज भी जो स्थिति है, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं भारत के अलग अलग कोने में, वो भय में, खौफ में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, मजबूर हैं, वो भाग रहे हैं, वापस जा रहे हैं, छात्र हैं, परीक्षा छोड़ के जा रहे हैं, नौकरी करने वाले हैं, काम छोड़ के जा रहे हैं। एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ वहाँ पे हिंसा में लोग मारे जा रहे हैं, लोग बेघर जो हैं उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, एक तरफ है। ऐसी स्थिति में देश की जो इसको रोकने की आखिर कहीं से तो प्रयास हो। देखिए, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी से प्रयास नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है ईमानदारी से प्रयास नहीं हो रहा, बट बड़ी ईमानदारी से कोशिश की जा रही है कि इसको बढ़ने दिया जाए, और जब हालात बहुत बेकाबू हो जाए फिर उसको किस तरीके से करेक्ट डाउन किया जाए और कैसे इनकैश कर लिया जाए, और फिर उसको जब उतने टाइम में वो इनकैश होगा। अभी कुछ दिन के बाद ये तय होगा कि मुंबई में क्या हुआ था, फिर आसाम में क्या हुआ था, फिर कर्नाटक में। जिस तरीके के बयान लालू जी देने लगे, मुझे लगा कि उन्होंने सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है इसलिए कर्नाटक का जिक्र किया, लेकिन वो हैदराबाद, ये कम्युनलाइजेशन है चीजों का। किस तरह बोल दें, कुछ जो उनके महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। लालू जी को सूट करता है कि कहते हैं कर्नाटक को कहना, तो उनको सूट कर रहा है। बट मैं ये बात कहना चाहता हूं, लालू जी को उम्मीद हो गई होगी कि अब कैसे बिहार में नीतीश के अलावा उनको वो मिल जाएगा। मैं ये असम के चक्कर में न सिर्फ सियासी फायदे के लिए लोगों, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी कटघरे में है, पूरी घटक दल जितने सेकुलरिज्म के नाम पे चिपक जाते हैं सत्ता से, आरएसएस को गाली देके, बीजेपी को गाली देके, आप कहते हैं तमाम सारे लोगों एक दंगे से भारत का पूरा विश्व में चेहरा खराब होता है। इस वक्त कौन सी सरकार के कौन से दंगे? आप कहते हैं निवेश चाहिए, एक तरफ दंगा हो रहा, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं।
ये क्या मैसेज वो देगा? तो कहते हैं ना, एक दफा कहते वो हैं देश में क्या मैसेज देगा? फिर विश्व में कहते क्या हैं मैसेज देगा? है। भाई मैं वही कह रहा हूं कि भारत सरकार अपने डोमेस्टिक कंपल्शन में फंसी हुई है। उसको एफडीआई से कोई मतलब नहीं है, ये सब चीजें ऐसी चलती रहेंगी, ना महंगाई से कोई मतलब है, ना दूसरी चीजों से कोई मतलब है। वो इस चक्कर में लगी हुई है कि किस तरह से 2014 में जो कांग्रेस के राजकुमार हैं उन्हें एस्टेब्लिश किया जाए, सत्ता वापस आ जाए, उसके लिए जो कार्ड खेल सकते हैं खेलें। और कांग्रेस पार्टी ने कोई पहली बार कोई कम्युनल कार्ड नहीं खेला। कांग्रेस तो बराबर जिम्मेदार है ही, लेकिन चूंकि कांग्रेस जिम्मेदार है इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अडॉप्ट कर लिया जाए, ये भी कोई पॉलिसी नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के सवाल कांग्रेस और बीजेपी का अडॉप्ट करने का नहीं है, सवाल है उन हजारों लाखों लोगों को भरोसा दिलाने का कि आप इस देश में बीजेपी नहीं दिला रही ना वो भरोसा भी, आज भी नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि खून की होली खेल के सत्ता हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और इस मर्तबा फिर कांग्रेस और बीजेपी मिलके इस देश में खून की होली खेल के भारतीय जनता पार्टी का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश कर रही है। चलिए, हमारे पास समय कम है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चलेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात पे चर्चा करेंगे।